बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आपको आव्यूह x ज्ञात कीजिए। आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। x एक मैट्रिक्स है, पास में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो कितने कोटि का है, ये 2/3 कोटि का मैट्रिक्स है। 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। इक्वल टू में भी एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका जो ऑर्डर है, कोटि है, 2 आपकी कितनी है, 3 है। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस मैट्रिक्स x का मान प्राप्त करना है और इस मैट्रिक्स x का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के साथ किया जाए तो ये इस मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स के इक्वल है। चलो ये ठीक है, देखते हैं कि x कितने कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए, मैं इसको a मान लूँ और मैं इस इक्वल वाले को b मान लूँ, तो आप देखेंगे x × a इक्वल टू आपका b मैट्रिक्स हो जाता है। अब x का ऑर्डर मुझे नहीं पता तो m/n बोल देता हूं, ये ऑर्डर है x का। ठीक है, a का ऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा है 2/3 है और b का ऑर्डर भी मुझे बच्चों दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, 2/3 इसकी कोटि है, इसका ऑर्डर है। अब आप जानते हैं ये n 2 के बराबर होना चाहिए, तभी x का a के साथ मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यहाँ से ये बात इंप्लाइज करती है कि आपकी n की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की पंक्तियाँ और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ के बराबर कोटि बनती है। तो बच्चों, m की वैल्यू आपकी कितनी, m/3 की कोटि बनेगी और जो 2/3 के बराबर होगी। तो हम यहाँ से एक बात और इंप्लाइज करते हैं बच्चों कि जो x और a की जो कोटि बनेगी, x × a, इसकी जो कोटि बनेगी वो m/3 बनेगी। और ये किसकी कोटि के बराबर है, ये b के बराबर है, तो कोटि भी बराबर होगी। b की कोटि है 2/3, तो यहाँ से m 2 के बराबर आना चाहिए। तो ये इम्प्लाइज होता है बच्चों कि जो m की वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब m भी 2 होना चाहिए, n भी 2 होना चाहिए। आपने कितनी कोटि मान रखी है x की, m/n। अतः x कितने कोटि का, 2/2 कोटि का मैट्रिक्स होगा। ये यहाँ से पता चल जाता है, कोटि का आव्यूह है, ये यहाँ से आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, अब अपनी आगे की बात स्टार्ट करते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर 2/2 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो a b c d 4 अवयव इसके अंदर होने चाहिए जो 2/2 कोटि का है। अगर ऐसा है तो आप देख रहे हैं कि x × a = b दिया गया है, तो प्रश्नानुसार आप क्या कह देंगे, प्रश्नानुसार x यानी कि a b c d ये किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स इक्वल टू जो मैट्रिक्स आ रहा है वो है -7 -8 -9 एंड 2 4 6, ये आपके सामने है। हमने x की जगह जो x का मान माना है वो मान लिया और रख दिया। जो आपका a मैट्रिक्स था उसकी जगह a, और जिसको b आप सोच कर चल रहे थे वो b मैट्रिक्स आपने ले लिया। ये जो x की कोटि 2/2 हमें कैसे पता चली, आपने ये भी सीख लिया है। तो हमें पता चल गया कि x 2 कोटि का वर्ग आव्यूह होना चाहिए तो इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए। वो चारों एलिमेंटों से आपने x को बना दिया। अब a b c d का मान अपन निकाल लेंगे इस समीकरण के द्वारा। चलिए करते हैं आगे सॉल्व। देखिए, लेफ्ट साइड में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मल्टीप्लिकेशन का नियम जानते हैं आप। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी a × 1 b × 4 दोनों को जोड़ेंगे तो a + 4b। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2a + 5b एंड 3a + 6b। ये आपका हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c + 4d
और आपका हो जाएगा 2c प्लस 5d और आपका हो जाएगा 3c प्लस 6d और ये इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो है -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ये मैट्रिक्स आपको इक्वल में दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या इम्प्लाइज करते हैं, देखिए आपके पास 6 समीकरण प्राप्त होंगी। 6 समीकरण कौन कौन सी प्राप्त होंगी आप यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं। संगत अवयव बराबर करेंगे तो a + 4b -7 के बराबर होना चाहिए, 2a + 5b -8 के बराबर होना चाहिए और 3a + 6b -9 के बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे a + 4b = -7 समीकरण 1, 2a + 5b = -8 समीकरण 2 और 3a + 6b = आपका -9 समीकरण 3। 3 समीकरण इस तरह से a और b में प्राप्त हो गई। 3 समीकरण c और d में प्राप्त हो जाएंगी। c + 4d 2 के इक्वल आ जाएगा, c + 4d = 2। आपका 2c + 5 = आपका 4 हो गया एंड 3c + 6d = आपका 6 हो गया। बच्चों इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल दिया 5, इसको बोल दिया 6। देखिए आप यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, 3 समीकरण हैं, लेकिन चर राशियाँ कितनी हैं, a और b 2 ही चर राशियाँ हैं। अगर 2 इक्वेशन होती और 2 चर राशियाँ होती तो हम सीधे सीधे दोनों समीकरणों से क्या निकाल लेते, a और b की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब चर राशियाँ 2 हों और समीकरण 3 आ जाएं तो किन्हीं भी 2 को हल करके चर राशियों का मान निकाला जाता है और वह मान जो शेष समीकरण है उसको संतुष्ट करना चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं करता है तो a और b के हल प्राप्त नहीं होते और संतुष्ट कर जाता है तो a और b के वो जो प्राप्त हुए थे वो हल मान्य हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर है। c और d 2 चर राशियाँ हैं। c और d में कितनी समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। आप पहली या दूसरी, चौथी या पांचवी या छठी किन्हीं भी 2 को लीजिए, उनको हल करेंगे तो c और d के मान प्राप्त होंगे। c के और d के मान शेष जो समीकरण बची हुई है जो हल में यूज़ नहीं ली उसमें मान रखेंगे और अगर वो संतुष्ट करती है तो ही वो c और d के मान मान्य होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करूं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं 2a + 8b और = -14, ये समीकरण लिख दी। और दूसरी समीकरण आपकी है 2a + 5b = -8। दोनों को सॉल्व करूं तो देखिए साइन चेंज कर देता हूं, घटाने के लिए घटा देता हूं, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और आपका 5b माइनस का है और 8b प्लस का है तो 3b आपको लेफ्ट साइड में मिलता है, राइट साइड में -6 मिलता है, b = -2 आ जाता है। b का मान आप किस में रखेंगे, आप किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में या रख दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, a का मान, तथा यहाँ पर a का मान आप प्राप्त करेंगे तो b की वैल्यू -2 रखी तो ये -8 उधर जाके +8, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई। अब a तथा b के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करने चाहिए। करवा के देखते हैं। देखिए लेफ्ट साइड a की जगह 1 रखिए 3 बनेगा, b की जगह -2 रखिए कितना बनेगा 6 और -2 से मल्टीप्लाई करोगे -12 और -12 और 3 कैंसिल आउट हो गए, -9 लेफ्ट साइड -9 राइट साइड संतुष्ट कर गए। तो आप कहेंगे a तथा b के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं। अतः यह दी गई समीकरण के हल हैं, ये बात आप कह देते हैं। दूसरी साइड में देखिएगा, आप 4 और 5 को काम में लीजिए, 4 को तो समीकरण 4 व 5 से क्या करें, 4 को 2 से गुणा करें तो 2c + 8d = आपका कितना आ जाएगा 4, तो इक्वल टू हो गया बच्चों का 4।
और दूसरी समीकरण है 2c प्लस 5d इक्वल टू क्या है 4। अब आप इनको घटाएं तो ये चिन्ह चेंज कर दीजिए, चिन्ह चेंज करेंगे 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 3d इक्वल टू कितना बचेगा 0, 4 से 4 कैंसिल होके। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना मिला बच्चों को 0। d का मान समीकरण 4 में रखने पर c की वैल्यू कितनी आई, d की 0 आई और c की कितनी आ गई आपकी 2 ही आ गई। अब c की वैल्यू आई 2, d की वैल्यू आई 0। समीकरण जो शेष जिसको यूज में नहीं लिया उसको संतुष्ट कराते हैं। लेफ्ट साइड देखिए कितनी है 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे c की और d की वैल्यू रखेंगे। तो c की वैल्यू 2 रखोगे तो लेफ्ट साइड में 6 बनेगा, d की वैल्यू 0 रखोगे तो 6 बराबर 6 संतुष्ट हो गई। तो आप यहाँ पे भी कहेंगे d और c के मान समीकरण 6 को संतुष्ट करते हैं। d तथा c के मान समीकरण 6 को संतुष्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके हल हो गए। तो ए बी सी डी के मान प्राप्त कर लिए। आपने क्या माना था x को, ए बी सी डी से बनने वाला आपका मैट्रिक्स माना था, तो आप उस मैट्रिक्स को x को ज्ञात करके बता देंगे। अतः x जो मैट्रिक्स था वो क्या था, ए बी सी डी आपने जो माना था। a की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1, तो यहाँ पर 1, b की वैल्यू -2 तो -2 और c की वैल्यू 2 तो ये 2 और d की वैल्यू 0। तो जो आपका x मैट्रिक्स आया उसकी वैल्यू इसके बराबर। तो आपने x मैट्रिक्स ज्ञात कर लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये भी सिद्ध करना है क्या, कि ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है यानी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत हमने पहले भी पढ़ा था, उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी। सिद्ध क्या करना है आपका पी एन, जिसको सिद्ध करना है सबसे पहले पी एन देखिए आपका क्या है, आपका है ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए होना चाहिए। चलिए LHS इक्वल टू RHS दिखाएंगे, n इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले सत्य सिद्ध करेंगे। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए Pn की सत्यता जांच ये करते हैं। देखिए LHS लेते हैं, LHS में क्या है, ए बी की पावर n, तो a इंटू बी और b की पावर n, n का मतलब कितना मान रहे हो यहाँ पर 1, तो ये ले दिया 1 तो a b हो गया। RHS में भी देखिए बच्चों n की जगह 1 रखोगे तो कितना बन जाएगा ba, और प्रश्न में दिया गया है कि ए बी बराबर ba है, तो आप कह सकते हैं LHS तो RHS के बराबर आ गया। कब आ गया, जब n बराबर तुमने क्या माना 1, तो LHS बराबर RHS आ गया। तो आप कहेंगे आपका कथन क्या बोला उसको, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अब माना Pn आपका कथन n बराबर k के लिए सत्य है। अब आप कह रहे हैं n बराबर k के लिए सत्य है, तो फिर a इंटू बी की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, k इक्वल टू b की पावर k इंटू क्या आपका a। जहां जहां n था वहां k आ गया। समीकरण 1।
अब k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो देखिए k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है तो क्या मिलना चाहिए, मैं रफली बता देता हूँ। n की जगह क्या आ जाना चाहिए, k+1, यानी कि a इंटू बी की पावर k+1 आ जाए और इक्वल टू बी की पावर k+1 इंटू a आ जाए। ये अगर आपको मिल जाए तो आप कह देंगे कि Pn k+1 के लिए सत्य है। ये आपको मिलना चाहिए। आप पहले ही रफली इसको निकाल कर रख लें। अब आप ये देखिए आप कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। बी राइट साइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं और बी ही राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन LHS आ जाएगा। हम LHS निकालने की ओर गौर करते हैं। तो देखिए मुझे आगे का स्टेप पता चल जाता है जब मैं ये लिखता हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है तो मैं बी को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक तरफ करने से इनबैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, इसलिए RHS में भी कर दूंगा। तो बी को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर a इंटू बी की पावर k इंटू बी इक्वल टू बी की पावर k इंटू a इंटू बी। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और है बच्चों, क्रम विनिमय नहीं है मैट्रिक्स गुणन, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अगर LHS में राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो दी हुई वैल्यू के, तो आपको RHS में भी दी हुई जो वैल्यू है आपके इक्वेशन में उसके राइट साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए b की पावर k इंटू बी हो जाएगा, इंप्लाइज दैट a इंटू बी की पावर k+1। तो LHS तो आ गया जो आपने सोचा था, RHS भी आ जाएगा। देखो प्रश्न में दिया हुआ है बिकॉज ए बी इक्वल टू क्या है, BA है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो AB इक्वल टू BA है तो ये A इंटू बी मैं इसको बदल कर लिख सकता हूं क्योंकि मान तो दोनों बराबर है। तो बच्चे लिख सकते हैं B की पावर K इंटू B इंटू A। अब ये b की पावर k इंटू बी जाकर क्या बन जाएगा आपका आगे जाके a इंटू बी की पावर k+1 इक्वल टू बी की पावर k+1 इंटू a। अब ये हो गया तो आपने देखा n की जगह क्या आ गया, k+1 आ गया। तो आप कह देंगे अतः Pn यानी आपका कथन जिसको आपको सिद्ध करना था, n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। जबकि आपने क्या माना हुआ था, क्या माना था, n बराबर k के लिए सत्य है। तो k+1 के लिए सत्य निकल कर आ जाता है आपका कथन, और ऐसा हो जाता है तो आप कह देते हैं आपका कथन सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है बच्चों। अतः Pn सभी धनात्मक पूर्णांकों n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। यही आपको करना था। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दूसरा जो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है देखिएगा, सेकंड टॉपिक कह रहा है कि a इंटू बी का होल पावर n इक्वल टू a की पावर n टू b की पावर n भी आपको सिद्ध करना है। तो इस बार Pn ले लेते हैं। देखो बच्चों Pn आपने ले लिया, क्या ले लिया, a इंटू बी का होल पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए सेम प्रक्रिया है गणितीय आगमन की। n बराबर 1 के लिए Pn यानी कथन की सत्यता जांच कर लेते हैं, है कि नहीं पहले पता लगा लेते हैं। तो देखिए आप कहेंगे LHS लेते हैं, LHS में n की जगह 1 रखते हैं तो a भी मिलता है। RHS में n की जगह 1 लिखते हैं तो a भी ही मिल जाता है। और ऐसा हो जाता है तो आप कह देते हैं कि LHS
इक्वल टू RHS। अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये सिद्ध हुआ, n बराबर 1 के लिए बच्चों ने सिद्ध कर दिया। अब माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, तब क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि n की जगह k रखने से LHS इक्वल टू RHS बनी रहनी चाहिए। तो बच्चे कहेंगे AB का होल पावर n की जगह k आ जाए तो इक्वल टू a का पावर k इंटू b का पावर k हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है समीकरण 1 से। अच्छा, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए? LHS देखना, AB की होल पावर n की जगह क्या आ जाना चाहिए? k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू b की पावर k प्लस 1। ये बच्चों को मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो आप कह देते हैं आपका जो कथन है वो k प्लस 1 के लिए सत्य है। LHS में क्या मिलना चाहिए? AB की पावर k प्लस 1। तो देखिए AB की पावर k प्लस 1, यहाँ पर k है, AB से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं। लेफ्ट साइड में करूंगा तो बराबर रखने के लिए इक्वेशन को राइट साइड में भी AB से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंप्लाइज दैट मैं कहूंगा कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a इंटू बी गुणा करने पर आपका LHS आ जाएगा। ये तो LHS लाने के लिए मैं ऐसा सोच पा रहा हूं, होल पावर k इंटू AB मल्टीप्लाई कर दिया AB से। राइट साइड में भी ऐसा ही करें, a की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू a इंटू आपका b, इस तरह से। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या हो गया? a इंटू बी की होल पावर k प्लस 1 हो गई इक्वल टू, राइट साइड में देखते हैं। देखो बच्चों, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आप सिद्ध कर चुके हैं a की पावर a इंटू यहाँ पर b की पावर n हो तो आपने सिद्ध किया था इक्वल टू हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? a इंटू बी की पावर n। आप पहले ऊपर सिद्ध करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए, अगर मैं a पहले लिख दूं, b की पावर k बाद में लिख दूं इस सिद्धांत से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम लिख देंगे a की पावर k इंटू a और b की पावर k, और आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर b, और सामने आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। तो आपका हो जाएगा ab की होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। तो आपने देखा, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब बच्चे कह देंगे कि जो आपका Pn है वो किसके लिए सत्य सिद्ध हो जाता है? आपका k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध हो जाता है। अतः Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। और गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है कि n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाए, उसके बाद यदि k के लिए सत्य हो तो k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाए, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य हो जाता है। तो बच्चे स्टेटमेंट दे देंगे, इसलिए Pn सभी धनात्मक पूर्णांकों, कौन कौन है धनात्मक पूर्णांक? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स A है जो 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। कह रहा है
कि a स्क्वायर इक्वल टू आई है। a स्क्वायर इक्वल टू आई है तो आपको सिद्ध कर बताना है कि इन दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू आई इज इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई a दोबारा से तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस तरह से इक्वल टू आई समान कोटि का 1 0 0 1, ये इकाई मैट्रिक्स हो गया 2 कोटि का आपका। आगे बढ़ाते हैं बात को। इम्प्लाइज दैट, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा अल्फा से होगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा से होगा तो प्लस बीटा और ये आपका गामा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा से होगा तो माइनस अल्फा बीटा, जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गामा किससे होगा, आपका गामा जो होगा अल्फा से होगा। दूसरी पंक्ति आप पहला स्तंभ कर रहे हैं तो अल्फा इंटू गामा और फिर माइनस अल्फा गामा से होगा तो माइनस अल्फा गामा, और उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो गामा बीटा से तो बीटा इंटू गामा और माइनस अल्फा से तो प्लस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों का आई है जो कि 1 0 0 1 वैल्यू रखता है अपने अंदर। देखेंगे बच्चे ये 0 हो गया तो कंपेयर करें तो यहाँ से देखते हैं कि संगत अवयव बराबर होने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आ जाता है, और यहाँ से भी देखेंगे आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आ जाता है। बच्चे इन दोनों को राइट साइड में ले जाएं इक्वेशन में तो आपका हो जाता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन प्राप्त होती है। ये इक्वेशन कौन सी आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर देखिएगा आपके ऑप्शंस में, तो देखिए कौन सी है, 1 माइनस आपका हो जाता है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो क्या होना चाहिए, आपको पता है शून्य मैट्रिक्स होना चाहिए। शून्य मैट्रिक्स सममित भी होता है, विषम सममित भी होता है। कैसे होता है देखिएगा, शून्य मैट्रिक्स में भी वर्ग शून्य मैट्रिक्स, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, तभी तो उसमें सममितता या विषम सममितता आ सकती है। नोट लिखवाया गया था, आप अपने पीछे के वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। कैसे, देखिए जो O है जब उसका ट्रांसपोज निकाल दें, मतलब डैश निकालते हैं, O मतलब शून्य आव्यूह और कोई भी वर्ग आव्यूह है, शून्य वर्ग आव्यूह ये, तो जब इसका डैश निकालते हैं तो ये O के बराबर ही आ जाता है, तो ये सममितता भी आ गई इसके अंदर। आप देखेंगे अगर इसको मैं O को माइनस से गुणा कर दूं तो प्रत्येक अवयव अंदर माइनस से गुणा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भीतर में O ही रहेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि O डैश इक्वल टू माइनस O भी हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो O मतलब जी कि वर्ग शून्य आव्यूह है वो सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है। तो देखते हैं कौन सा, एक विकीर्ण आव्यूह, ये तो नहीं हो सकता, हर विकीर्ण आव्यूह के बारे में नहीं कह सकते। एक शून्य आव्यूह है, हाँ बिल्कुल, ए एक शून्य आव्यूह, बी वर्ग शून्य आव्यूह होना चाहिए, तो नीचे वाला सी ऑप्शन में ए एक वर्ग आव्यूह है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका बी राइट ऑप्शन है। यहाँ पर उनको लिखना चाहिए था, देखा जाए तो ए एक वर्ग शून्य आव्यूह है, वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए, नहीं तो सममित और विषम सममित की बात ही नहीं उठेगी। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है इसमें सही होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, वर्ग शून्य आव्यूह। आगे देखते हैं, यदि A एक वर्ग आव्यूह है और इस प्रकार है कि A स्क्वायर इक्वल टू A, तो I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A किसके बराबर है। ठीक है, आपने दिया हुआ है क्वेश्चन में A स्क्वायर इक्वल टू A, तो मैं पूछना चाहता हूं A क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर
इंटू ए लिखा जा सकता है कि नहीं। लेकिन प्रश्नानुसार ए स्क्वायर तो किसके बराबर है, ए के बराबर, तो फिर तो ए स्क्वायर की जगह हम ए लिख सकते हैं बच्चों, और गुणा में क्या आ गया, इंटू में ए आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इम्प्लाइज दैट देखिए ए क्यूब इक्वल टू ये a इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों का, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर को उसने क्या बोला है a, तो ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर। ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आप कहें इकाई मैट्रिक्स I को बोला जाता है। आई क्यूब आपको मिलेगा इसको ओपन करने के बाद, बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करेंगे आई प्लस ए के होल पावर 3 को, तो आई क्यूब भी मिलेगा, आई स्क्वायर भी मिलेगा। आप जानते हैं आई की धनात्मक पूर्णांक घात कोई भी हो किसके इक्वल हो जाती है, आई के। तो ये दो वैल्यूज अपने काम में आने वाली हैं। देखिएगा अब अपन अपना क्वेश्चन लेते हैं, आई प्लस ए का क्या है बच्चों, होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू, ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो कितना बनेगा देखिए, आई क्यूब बनेगा, फिर प्लस 3 आई स्क्वायर इंटू ए बनेगा, फिर उसके बाद 3 आई इंटू ए स्क्वायर बनेगा बच्चों, और उसके बाद लास्ट में प्लस का ए क्यूब बनेगा, और माइनस 7a आपका लिखा हुआ है, माइनस 7a। ठीक, उसके बाद देखिए हम करते हैं आई क्यूब की वैल्यू, आई आप पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर प्लस 3 आई स्क्वायर भी आई हो जाएगा, इंटू में ए प्लस 3 आई इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए बच्चों का ए पहले ही निकाल रखा है, तो ये ए हो जाएगा, और प्लस आपका ए क्यूब की वैल्यू भी आप लिखना चाहें तो ऊपर से क्या लिख देंगे, ए ही लिख देंगे। ये लीजिए ए क्यूब बराबर भी ए है, आप पहले ही निकाल चुके हैं, और माइनस 7a इक्वल टू बच्चों देखिएगा क्या आएगा, आई प्लस, अब बच्चे बताएंगे कि आई जब 3 से ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा। आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, इकाई मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसीलिए वो तत्समक है गुणन के लिए। तो आई इंटू ए आपका कितना हो जाएगा, 3a ही हो जाएगा। यहाँ पे भी i इंटू ए की वैल्यू a ही हो जाएगी, i a से गुणा करके a ही दे देगा, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 3a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का a है और ये माइनस 7a है। बच्चे बराबर में जाएंगे, i ये 3a 6a प्लस a 7a, तो प्लस के 7a हो जाते हैं, माइनस 7a, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, आपका कितना बचेगा i। तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, तो आपका आंसर आई आ जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका सी ही है बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा कि आई आएगा। तो बच्चों आपने विविध प्रश्नमाला के सभी प्रश्नों को आज हल कर लिया है। अगले भाग में हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसका नाम है सारणिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।